लोकसभा की कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू होने वाली है, वो आपको हम लाइव दिखाएंगे सारी प्रोसीडिंग्स। और आज जो मुद्दा वहां छाया हुआ है वो है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश, जिन पर आरोप यह लगा था कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे संसद में। अपने लोकसभा के पोर्टल के लॉगिन्स, क्रेडेंशियल्स उन्होंने एक व्यवसायी को दिए और वो सवाल पूछता था। और महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उस बिजनेसमैन से इसके एवज में पैसे लिए और सुविधाएं दी और उनका उपयोग किया, जिससे उन्होंने इनकार किया है। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट जो अब हमारे पास है, एक्सक्लूसिव कॉपी, उसमें स्पष्ट तौर पर इनके निष्कासन की सिफारिश कर दी गई है। और अब जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो इस प्रस्ताव के ऊपर आगे क्या होता है, ये स्पीकर आगे बात करेंगे, वो तय करेंगे। अब जो कुछ करना है वो स्पीकर को तय करना है। इस पर विपक्ष ने अपनी ओर से 2 दिन का समय मांगा है और ये कहा है कि 104 पन्ने की ये रिपोर्ट है, हमें इसे स्टडी करने के लिए समय की जरूरत है। इस पर 2 दिन का वक्त दिया जाए और उसके बाद इस पर चर्चा कराई जाए और उसके बाद डिवीजन के कराकर, यानी वोटिंग कराकर कि तय हो कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ इस सिफारिश को स्वीकार किया जाए या न किया जाए। और लेकिन बड़ी विस्फोटक बातें इस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, इसमें जो जांच वाली बात कही गई है उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि बहुत हीनस क्रिमिनल मामला ये बनता है और भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। और समझा जा सकता है कि अगर भारत सरकार की जांच एजेंसियों से जांच की सिफारिश की जा रही है, मनी ट्रेल के बारे में बातें कही जा रही है, तो वो मामला अपने आप में कितना गंभीर हो जाता है। दूसरी चीज़ कि दानिश अली को लेकर भी गंभीर चेतावनी की बात इस कमेटी की रिपोर्ट में कही गई है कि दानिश अली का, क्योंकि वो कमेटी के मेंबर भी हैं, आरोप यह है कि जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया कमेटी के अंदर और फैक्ट्स को मिसलीड करने की कोशिश की, ट्विस्ट करने की कोशिश की, वो बहुत सीरियस केस था और उनको गंभीर चेतावनी दी जानी चाहिए। लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में समझा जा सकता है कि उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत है कि कमेटी ने इतनी जांच पड़ताल के बाद, सारे सबूतों के बाद, प्रेसिडेंट का भी हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट में आप देखें तो 14वीं लोकसभा में जिन 10 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उसका पूरा भी ब्यौरा दिया गया है कि इसी तरह केस में ऑलरेडी पार्लियामेंट ये कार्रवाई कर चुका है, तो यहाँ पर एक बार फिर से वो केस बनता है और उनको एक्सपेल्ड किया जा सकता है। मे बी एक्सपेल्ड, इस टर्म का इस्तेमाल किया गया है। अब हाउस को तय करना है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। जो आपने दूसरी बात बताई कि इसमें सिफारिश की गई है कि भारत सरकार इसमें अपनी एजेंसियों के द्वारा जांच कराए, ये स्पष्ट तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है। ये भी रिपोर्ट में इसमें लिखा हुआ है हर्षवर्धन जी। और शायद अब वो लोकसभा का तो टर्म वैसे ही कुछ चंद महीनों का बाकी है, तो वो उससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता महुआ मोइत्रा को, चाहे उनको एक्सपेल कर भी दिया जाए। लेकिन ये जो जांच की बात इसमें की गई है, और जाहिर है कि जांच होगी इसमें, वो उनके लिए ज्यादा परेशानी का सबब बनेगी। निश्चित तौर पर सौरभ जी, और मैं तो कहता हूं, क्या लोकसभा सचिवालय का कोई अधिकारी, राज्यसभा का कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई हरकत करता तो अब तक जेल में नहीं होता? ये सवाल मैं पहले दिन से कर रहा हूं कि आप ठीक है, एक सदाचार और कदाचार एक सांसद के तौर पर आप करते हैं, उसका फैसला लेगी ये कमेटी। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उस पर सदन चर्चा करेगी। लेकिन इस बात को कैसे देश देखे कि एक सांसद लगभग आपराधिक गतिविधियों में, और उसकी जांच करने के लिए निश्चित तौर पर एथिक्स कमेटी के पास न तो वो टूल्स हैं, न तो पावर है, न तो जुडिशियल पावर है। उसका तरीका यह है कि सीबीआई उसकी जांच करे, उस जांच को बाकायदा कानूनी तरीके से देखा जाए और न्यायालय उस मामले में सजा दे, उसकी सुनवाई करे। क्योंकि ये कब तक होता रहेगा कि आप विशेषाधिकार के नाम पे सांसद कुछ भी कर लें, घूस लें, पैसा लें, संसद की सुरक्षा को खतरे में डाल दें, निजता का हनन करें, और सबसे बड़ी बात, जिस संविधान की शपथ ली है उसके दायरे से बाहर जाए। जी, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जरा देखते हैं। 15th October 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination, investigation of the unethical conduct of Sri Mahua Moitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. एक मिनट सबको। ओके माननीय सदस्यगण, आज जिस विषय पर विचार किया जा रहा है
वो विचार और प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है वो हम सबके लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब इस सभा को अपने प्रति तो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित निर्णय लेने होते हैं। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र नियमों उच्च मर्यादाओं से चलता है। ये सदन हमारे देश की सर्वोच्च पीठ है। पिछले 75 वर्षों की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में हमारे सदन की, हमारे लोकतंत्र की एक ऊंची मर्यादा स्थापित हुई है। पूरा देश उच्च संसदीय परंपराओं के लिए हमारी ओर देखता है। इन्हीं उच्च परंपराओं की बदौलत हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। माननीय सदस्यगण, पिछले 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और परिपक्व हुआ है। जनता के बीच हमारी विशिष्टता लगातार बढ़ी है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हम सदन में बैठकर उनके विकास के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनकी आशाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं को इस सदन में बैठकर पूरा कर सकें। लेकिन हमारे लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा में समय समय पर हमारे ऐसे अवसर भी आए हैं जब हमने इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा, सदन के उच्च मापदंडों को बनाए रखने के लिए उचित निर्णय भी किए हैं। इस सदन के उच्च मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे मूल सिद्धांत है जिसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम शुद्ध अंतःकरण से, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम अपने उच्च आचरण में शुद्धता रखें, शुचिता रखें, अपने व्यवहार को से किसी प्रकार का कोई को कष्ट न हो, हमारे व्यवहार से हमारे कार्य में कोई संदेह न हो, हमारा आचरण ऐसा न हो जिससे कि लोकतंत्र की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुँचे। इस सदन की विशेषता और उच्च मापदंड को बनाए रखने, उन्हें समर्थित करना इस सदन के सदस्य रूप में हम सबका सामूहिक और सर्वोच्च दायित्व है। माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूँ हम सब यहाँ पर जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं वह हम सब के सामूहिकता से विचार कर रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, संवेदना के साथ विचार कर रहे हैं। हमें किसी भी सदन में किसी भी सदस्य को, मेरी कोशिश रहती है न मैं सदन से उसको निलंबित करूं, कभी कोई कार्रवाई करूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। समय समय पर मैंने कोशिश भी की कि सदन की मर्यादा बनी रहे और उस मर्यादा बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े तो सदन की मर्यादा के लिए करने पड़े। और इसीलिए आज भी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें मर्यादा, सदन की गरिमा हम सब के लिए सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको इस सदन के गौरव, सम्मान, नैतिकता और अस्मिता को अक्षुण्ण रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस विषय पर जब हम चर्चा करें तो सदन की मर्यादा, उच्च कोटि की मर्यादा और पूरे देश में इस सदन के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बना रहे और व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, हम व्यक्तिगत आचरण में भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की उच्च मर्यादा को कायम रख सकें। मैं नियम
316(e)(2 के विषय पर अधिकतम आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि थोड़ा ये टाइम तो बढ़ाइए ना प्लीज। ठीक है, दैट यू कंसीडर। संक्षिप्त आधा में भी घंटा बात में करें। सब पार्टी बोलना श्री चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, आपने अपना पीड़ा जताई और ये सुनकर हमें ये यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन की होने के नाते सही दिशा पे सही निर्णय जरूर लेंगे। सर, मैं छोटी सी 2-3 बात कहूँगा क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे की साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। इसे देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो इतना जल्दी में मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे की बाद यहाँ से निकलना, इसको डाउनलोड करना करते करते आधा घंटा पौने घंटे निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं। अब बताइए, ये मैं सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से मेरे पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिए करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें। क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे। ये नया सदन एक नजीर बनाने जा रहे हैं। इसमें सर ये नजीर में कोई खामियां ना रहे। सर मैं छोटी सी बात, मान लीजिए सर कोई न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, वो भी मौत की सजा होते हैं, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मत को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर, मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है सर। जिस सदन में महिला को महिमान्वित किया जाता है सर, this has to be expunged. रोजाना महिला को सर महिला को that has to be expunged, sir. सर ये क्या चल रहा है सर? तो चर्चा मेरिट पर चलना चाहिए सर। इसमें जो कि महिला रिपोर्ट में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पर है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करे और कलंकित वगैरह जो हुआ है
सारे देश, इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सुनने का हिम्मत अभी नहीं है। अभी हमारे सुनने का पूरे हिम्मत नहीं है, क्या डेमोक्रेसी करें? का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात आपको तो करो। सुनने का हिम्मत नहीं है, क्या करें? अरे हम क्या ज्यादा कुछ मांगे हैं? यहाँ रक्षा मंत्री जी है। प्लीज मनीष तिवारी जी, हो गया ना इनका विषय? एक मिनट राम गोपाल जी प्लीज। अध्यक्ष जी, मुझे 31 साल वकालत करते हो गए और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, दैट कैन द प्रोसीजर ऑफ द एथिक्स कमिटी ओवरराइड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, which is the organizing principle of every justice system in the world? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में 2 चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। The ethics committee at best can make a recommendation that whether a person is guilty or a person is innocent. It is this house sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. So therefore, the recommendation of the ethics committee is fundamentally flawed in my respectful submission. Okay. तीसरा अध्यक्ष जी, आज सारी पार्टियों ने 3 लाइन व्हिप इशू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं
Today, this House is sitting as a judge and a jury. In an impeachment proceeding, or when you are considering the report of the Privileges Committee, or you are considering the report of the Ethics Committee, can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this House should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this House. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूँ, रिपोर्ट पे तो मैं आया भी नहीं हूँ, जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? Because ये कोर्ट है, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, today we are sitting as a court. We are not sitting as parliament. Today we are sitting as judges to decide the fate of one of our colleagues. We are not sitting as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है। ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें, आपके दल के नेता बहुत देखें। विनम्रता के साथ। 4:30 मैं न्यायाधीश नहीं हूं, पार्टनर, अध्यक्ष जी, न्यायाधीश नहीं हूं, अध्यक्ष जी, सभापति हूं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। Today we are sitting as a jury, we are sitting as judges to decide the fate of one of our colleagues. My next question, Mr. Speaker, sir. माननीय सदस्य, एक प्लीज, इस जुडिशियली में और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यहाँ निर्णय नहीं कर रहा, यहाँ निर्णय सभा कर रही है। आप गलत तरीके के तर्कों को यहाँ पर मत रखिए। ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं सभापति हूँ और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी। और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा, इसलिए आपने मेरी बात थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो, हमने तो विप किया प्रेजेंट करने के लिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बैठे। ये सभा निर्णय कर रही है, और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कि नहीं बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इशू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस इज द कंप्लीट एंटीथेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। It is the complete antithesis of natural justice. The fundamental principles of natural justice are being thrown to the winds in this House. I would urge you, Mr. Speaker, sir, that the whip needs to be withdrawn, because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. आप अभी सुन। अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। हीना गावित जी, मैं अध्यक्ष जी अगली बात पे आता हूं। एक मिनट, आप कंक्लूड कर दो। अध्यक्ष जी, संविधान की धारा 105, आर्टिकल 105 of the Constitution gives
powers, privileges and immunities to members of parliament. I want to read out Article 105(2). Mr. Speaker, sir, Article 105(2) says, no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker, sir, 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And he cannot even be, his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this august chamber? Can this... माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए, ने दीजिए। अध्यक्ष जी, my humble submission is, can this august house override the founding document of India which has brought this house into existence? And the answer is no. Article 105(2) gives immunity, absolute immunity for anything done in the House. And my last point, Mr. Speaker, sir, when the Supreme Court of India interpreted Article 105(2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything done in this House, even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law. So therefore, Mr. Speaker, sir, these proceedings should not have been held, and I would urge you to withdraw. महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूं, 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर, ये पहली बार उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी। सर, यहाँ देश में ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी, जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, ये और पिछले प्रकरणों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं, और मिस्टर हीरा नंदानी, जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं, कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा, और उसमें मिस्टर हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है, और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है, तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरा नंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं, तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। तो आप देख रहे हैं, महुआ मोइत्रा के मामले में लोकसभा में इस वक्त बहस चल रही है,
और जो वक्त मांगा था ऑपोजिशन ने कि इसमें हमको 2 दिन की मोहलत दी जाए, अधीर रंजन चौधरी ने कहा 4 दिन की मोहलत दी जाए। स्पीकर ने केवल आधे घंटे का वक्त दिया है इस पर बात करने के लिए और वो चर्चा इस वक्त आप सुन रहे हैं। दलीलें पेश की जा रही हैं दोनों तरफ से महुआ मोइत्रा के खिलाफ और उनके पक्ष में। सबसे पहले जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो आरोपी है उसको बोलने का मौका नहीं मिला तो महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, वरना ये कलंकित अध्याय होगा हमारी इस नए सदन का, नई लोकसभा का। और इस पर बड़ा हंगामा हुआ। प्रहलाद जोशी ने कहा कि उनको ये शब्द वापस लेने चाहिए, ये शब्द एक्सपेल होने चाहिए। इसके बाद मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए, उन्होंने कुछ इसके तकनीकी पहलू बताए। उन्होंने भी यही कहा कि ये जो एथिक्स कमेटी की सुनवाई हुई थी उसमें पूरी तरह महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। तो आप आरोपी को जब उसका पक्ष रखने का मौका ही नहीं देंगे तो उसको सजा कैसे सुना देंगे। दूसरा आरोप उन्होंने, दूसरी बात ये कही कि जिन लोगों ने आरोप लगाया महुआ मोइत्रा के ऊपर, चाहे वो जय देहरादेई हो या दर्शन हीरानंदानी, जिन्होंने एफिडेविट देकर के सारी बातें कही कि उनकी सेवाएं और ली गई थी महुआ मोइत्रा के द्वारा और उन्होंने सवाल पूछे थे, उनका लॉगिन एक्सेस लेकर के, उनको क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं किया गया, उनसे क्यों नहीं सवाल जवाब किए गए। और तीसरा उनका सवाल ये था कि ये जो हाउस बैठा हुआ है यही केवल सजा तय कर सकता है, यही जूरी और जज है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो कह सकती है कि इन्होंने गलत किया या नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि इनको सजा क्या दी जाए। तो ये बड़े तकनीकी पहलू जो हैं वो भी आज सदन के अंदर रखे गए हैं। पहले लेकिन एक, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट कोट किया गया प्रहलाद जोशी की तरफ से, देवेंद्र, उन्होंने कहा कि पहले जब ये मामला कुछ साल पहले आया था कैश फॉर क्वेरी का, सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर हुआ करते थे, उन्होंने कैसे इस पर फैसला सुनाया था, तब भी कोई मोहलत मौका नहीं दिया गया था आरोपियों को अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल सर, और उस दिन तो 10 सांसदों का मामला था, आज तो बस एक सांसद का मामला है। उस दिन 10 सांसदों का मामला था और सेम डे में ये हुआ था। तो और दूसरी चीज़ की महुआ मोइत्रा के केस की अगर बात करें सौरभ, तो ऑलरेडी कमेटी में उन्हें बुलाया गया था। बुलाया इसीलिए गया था कि जाकर वो अपनी बात कहें, अपना पक्ष रखें। लेकिन हमने पहले ही बातचीत की है कि किस प्रकार से उनका तेवर था, और वो उस तेवर की वजह ही यही थी क्योंकि तथ्य और सबूत इतने सारे उनके खिलाफ थे। शायद इस वजह से उन्होंने अलग रवैया अख्तियार किया होगा। अन्यथा उस कमेटी की बैठक जो चलती है, आमतौर पे आप देखें तो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक 2 से 3 घंटे बहुत आसानी से चलती है। इनको जब जब बुलाया गया या इस मसले को लेकर जब जब कमेटी की बैठक हुई, बहुत थोड़ी देर के अंदर उस बैठक को ख़त्म करना पड़ा। उसकी बड़ी वजह ये थी कि इस तरह से हंगामा हो जाता था कि कमेटी के सदस्यों के लिए बातचीत करना मुश्किल होता था। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस प्रकार के तर्क रखे जा रहे हैं उसमें बहुत वजन नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे ये कहा गया कि समय मिलना चाहिए था रिपोर्ट पढ़ने के लिए, वो बहुत सारे सांसद इस बात को कह सकते हैं कि भाई अगर इतनी लंबी रिपोर्ट पढ़नी है तो पहले वो फैक्ट्स जानें कि कमेटी ने किन किन फैक्ट्स के किस आधार पर पड़ताल की, उसके बाद वो हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हिना गावित जैसी सांसद ये कह रही हैं कि हाँ 2 घंटा काफ़ी था पढ़ने के लिए। राहुल जी, जब पहले ये मामला आया था तो जितनी बातें आज कही जा रही हैं कि व्हिप जारी नहीं हो सकती, आप मजबूर नहीं कर सकते सांसदों को कि वो किस तरीके से वोट करें सजा महुआ मोइत्रा के लिए, क्या बताता है जो इसका हमारे पास उदाहरण है पहला? देखिए, तब तो बिल्कुल ये साफ था कि उन जो सांसद थे उन पे आरोप था कि उन्होंने पैसा लेके सवाल पूछे हैं, और उस संदर्भ में जो लीडर ऑफ द हाउस थे उस वक्त उन्होंने ये मामला मूव किया था और ये प्रस्ताव लेके आए थे, और सारे सांसदों ने मिलके ये कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ सांसदों ने कि इनको हटाया जाना चाहिए, और तब हटाया गया था। लेकिन वो भी एक दिन में हो गया था, वो भी एक दिन में ही हुआ था। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, एक बात इसमें ये है कि महुआ मोइत्रा के मामले में जो बात कही गई है कि सांसदों को पढ़ने का समय मिलना चाहिए ताकि बहस जो है, और एक आध दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। और मुझे भी लगता है कि देखिए, महुआ मोइत्रा का निकाला जाना ये तो बनता है, बात बनती है कि उनको निकाला जाना चाहिए जो इस तरह का कंडक्ट उन्होंने किया है। लेकिन सांसदों को अगर समय दिया जाएगा तो बेहतर तरीके से वो पेश रख सकेंगे अपनी बात, और एक देखिए एक सिग्नल भी ठीक जाएगा कि सारी बहस के बाद, सारी सुनने के बाद ये फैसला किया गया कि उनको हटाया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो महुआ मोइत्रा के विषय पर अभी भी संसद के अंदर बहस चल रही है, लेकिन आपको अब हम एक दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक तस्वीर ट्वीट करके ये लिखा है कि देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, और ये मोदी की गारंटी है। ये विषय क्या है मैं आपको बता दूं। कांग्रेस पार्टी के झारखंड से सांसद हैं जिनका नाम धीरज साहू है।
150 करोड़ रुपया, 150 से 200 करोड़ रुपया कैश उनके ठिकानों से बरामद हुआ है। और वो नोटों की गड्डियों का अंबार जो है वही, उसी की तस्वीर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अभी ये लिखा है कि जो बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं ईमानदारी के ऊपर, वो लोग जरा ये नोटों के ढेर देख लिए, आप लोग ये ढेर देख लें और फिर उनके भाषणों को याद कीजिए। मोदी की गारंटी है कि ये जनता का पैसा लूटा है, इसको वापस करना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं 3 बार के, धीरज साहू, और ये व्यवसाय करते हैं शराब का, शराब कारोबारी हैं। उड़ीसा के अंदर इनका बड़ा बिजनेस है और वहीं पर ये छापेमारी में इतना पैसा जो है इनके पास से रिकवर हुआ है। प्रधानमंत्री उसी की बात कर रहे हैं। पहले ये जो आरोप है जरा इसके बारे में हम लोग देवेंद्र से और जान लेते। ये धीरज साहू, बिल्कुल सौरभ, तकरीबन 9 से 10 जगहों पे इनकी छापेमारी की गई है और जैसा कि आपने बताया कि 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं, 2 बार लोकसभा से भी सांसद रहे हैं। चतरा, झारखंड में एक जगह है चतरा, वहाँ के ये रहने वाले हैं और देसी शराब का बिजनेस करते हैं। लगभग 40 सालों से तो वो इस बिजनेस में हैं ही। और इस प्रकार से झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, इन सब जगहों पे इनका बिजनेस फैला हुआ है। वहाँ पर जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी और जब इनकम टैक्स को सूचना मिली थी कि बहुत ज़्यादा अवैध तरीके से धन इकट्ठा किया गया है, जिसमें 500, 200 और 100 के नोट निकल रहे हैं और किस तरह से अलमारियों में भरे हुए हैं सौरभ, इन नोटों की गिनती में इतना लंबा वक्त लग रहा है, तो उससे समझा जा सकता है कि पैसा किस कदर वहाँ पे डंप करके रखा गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो उसके तहत प्रधानमंत्री का इस खबर को लेकर ट्वीट किया जाना सीधे ये बता रहा है कि चाहे अपोजिशन जो भी बात कहे कि एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे सबूत ये बताते हैं कि एजेंसीज़ कितना अच्छा काम कर रही हैं और ये कार्रवाई जारी रहेगी। उस पॉलिटिकल प्रेशर में सरकार की एजेंसियां नहीं आने वाली। और प्रधानमंत्री ने जब ये लिखा कि ये नोट देखिए और नेताओं के उनके भाषण सुनिए, मतलब विपक्ष के और कांग्रेस पार्टी के, दिलचस्प है बड़ा जिस तरीके से आजकल वो ये ट्वीट कर रहे हैं, उस पर इमोजी जो वो यूज़ करते हैं, हंसी आती है। उनका कहना ये है कि हंसी आती है कि ऐसे नेता जिनके पास से नोटों का अंबार मिले और वो लोग भाषण दें, ईमानदारी पर लेक्चर दें। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, धीरज साहू जो कंपनी है, इनकी एक कंपनी है बलदेव ग्रुप, वो रियल एस्टेट में बड़ा काम करते हैं और इसके अलावा ये कैसीनो के व्यवसाय में भी कंपनी शामिल है। इनके परिवार के लोग, इनके करीबी रिश्तेदार जो है वो कैसीनो का बड़ा काम करते हैं और रियल एस्टेट, बंगाल के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में बड़े अपार्टमेंट बनाते हैं, बड़े प्रॉपर्टी के डेवलपर्स है ये। तो मुझे लग रहा है लिकर के माध्यम से इन्होंने जो नंबर 2 का पैसा कमाया वो रियल एस्टेट के अंदर लगाया बंगाल के अंदर। और बंगाल के कई टीएमसी के नेता इनके बिजनेस पार्टनर है बंगाल के अंदर, व्यवसाय के अंदर। मुझे लग रहा है जब जांच आगे बढ़ेगी तो टीएमसी के कई नेता इस जांच के घेरे के अंदर आने वाले हैं। देखिए, मैं आपको इसमें एक और खबर बता दूं, दूसरी तस्वीर अभी स्क्रीन पर चल रही थी, उसको चलाएं जरा। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तस्वीर इन्हीं धीरज साहू के साथ ट्वीट की है। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी चल रहे थे तो उनके साथ धीरज साहू भी थे। उनकी तस्वीर निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके ये लिखा है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस का ये असली खेल है जो आजादी के बाद से आज तक चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 300 करोड़ रुपया नगद कांग्रेस के झारखंड से सांसद धीरज साहू और उनके परिवार के ऊपर इनकम टैक्स की रेड से मिला है। और उसमें राहुल गांधी के साथ उन्होंने तस्वीर जो है वो शेयर की है इन्हीं धीरज साहू की, जिनके ठिकानों से ये लगभग 150-200 करोड़ रुपया, निशिकांत दुबे 300 करोड़ रुपया कह रहे हैं, वो बरामद हुआ। बहरहाल उन नोटों की गड्डियों की तो तस्वीरें हमारे सामने जो है वो सामने आ चुकी है। एक बार फिर आपको जरा लोकसभा की कार्रवाई पर ले चले, बात करेंगे इस पर आगे। कार्यमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सब की रिपोर्ट पुरानी केस पर इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने, अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पे बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ। मैं आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा। मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ। और यहाँ पर इस सदन में, एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपराएं हैं उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं को पालन करते हैं, ये उनके होते हैं। और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे कल्याण जी, आगे बुलाऊं? हाँ बोलिए, सुदीप जी बोल रहे, सुदीप जी बोलो। ऑन दिस हाउस इन पार्लियामेंट हर स्पीच हैज बीन रिकॉर्डेड एंड इट इज नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस, बट अगेंस्ट whom
you are going to expel from 17th Lok Sabha. It is known to everybody. Today they have placed the report in Parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes? Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. इधर आओ, तुम इधर ही बोलो। एक मिनट। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग जो कुछ भी अपने वक्तव्यों में देते हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्षीय निर्देश, और उस अध्यक्षीय डायरेक्शन को हम हमेशा पालन करते आए हैं और उसको एज ए रूलिंग की तरह मानते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा स्थापित नहीं कर रहा, कोई नई प्रॉपर्टी उपस्थित नहीं कर रहा। अगर ये परंपरा रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करते तो आपको बोलने का अधिकार था, मैं मना नहीं कर सकता था। लेकिन आपने परंपराएं लागू की है, आपने प्रॉपर्टियां लागू की है। हाँ बोले सर मैंने सर आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है सर। ये जो बात किए जाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन थी। वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे एक जाने माने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट, और उसके चलते सारे छवि सबके सामने सारे तस्वीर स्पष्ट थी। वो सर चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। ओके सर इतिहास है। आज सर एक कलंकित अध्याय आप मत रचा करो सर। महिलाओं के बोलो कल्याण जी, कल्याण जी सर उनको अलाउ कीजिए। नो काइंडली अलाउ कीजिए। नहीं, कल्याण जी आप बोलो। आप कल्याण जी बोले तो मैं नेक्स्ट को बुलाऊंगा। ऑन रिकॉर्डे रखते हो, ऑन रिकॉर्डे रखते हो ना, पार्टी থেকে অন রেকর্ডে রাখতে হবে। থেকে তো আপনাকে বলতে হবে। कल्याण जी आप बोलिए। বলবো সুবিধা বলুন। यस কি করে স্যার, ইনসিস্ট করতে পারছে? the honorable speaker kindly see that the fair trial only would be there when an affected person is being heard. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. This is the house, maybe parliament. Sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly do not take any exception. It's a parliament, it's a house, members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Sir, I will request you, kindly allow Mahua Moitra to be heard. That is the request I am going on making. Sir, if this is a disturbance, sir, when we speak, then no, please. Against us would be privilege would be there, against us everything would be there, and they will be going on disturbing everything every day. Sir, you see, fundamental principles of law, that a person against whom a charge has been brought, and the persons who are bringing the charges, that should be established in accordance with the procedure of law. Sir, here, this case will clearly reveal that. Because of who is the main man? Main man was Darshan Hiranandani, who has relied upon his statement
His name is Jai Anand Dehadri, who has brought it, one of the Honorable MP Nishikanta Dubey. On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Sir, before the committee even, the Darshan Hiranandani was not brought as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. This affidavit, no affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying. Thereafter, sir, in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination is a fair hearing. Sir, right of hearing is not a fanciful, is not a right of fanciful. It has to be made meaningful right. Whenever they are making the allegation, whether it is a Dehadri or the Darshan Hiranandani or the Nishikanta Dubey, that's why, sir, Mahua Moitra was having a right to cross-examine each and every 3 persons. That has not been allowed. Sir, it is not the point. What has happened earlier, this is not the point. Point is that, sir, law is not remain in an island. Law is being developed in our country because of the interpretation of the law by the Supreme Court of India. It has been clearly said by the various judgment by the Supreme Court, the affected persons has not been given to defend himself or herself in a proper manner, in a right manner. Then it's not a case, sir. It is not. This is a violation of the principles of natural justice. What is the violation of principles of natural justice? Principles of natural justice is implicit in Article 14 of the Constitution of India. Article 14, it is implicit in the Article 14 of the Constitution of India. Therefore, not only the right of hearing is violated, sir, Mahua Moitra's right as protected under Article 14 of the Constitution of India has been violated. तो टीएमसी की तरफ से लगातार मांग हो रही है कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दिया जाए। ये भी कहा गया है कि हमारी पार्टी को जो वक्त दिया गया इस विषय पर बात करने का, उसमें हम महुआ मोइत्रा को चाहते हैं कि वो बोले, लेकिन स्पीकर इस पर बिल्कुल राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले जब ये मामला आया था उसका प्रेसिडेंट है, आरोपियों को मौका नहीं मिला था सदन में अपनी बात रखने का, इस बार भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस मामले पर हंगामे के पूरे आसार हैं। सुनवाई अभी भी चल रही है। छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं।